हेलो एवरीवन। तो ये हमारा कोर्स चल रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। इसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है स्टेम सेल। तो स्टेम सेल के पार्ट फर्स्ट में हमने देख लिया था कि स्टेम सेल का इंट्रोडक्शन एंड स्टेम सेल निश के बारे में। तो लेक्चर सीरीज में हम स्टेम सेल निश को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये हमारा स्टेम सेल का पार्ट 2 है। स्टेम सेल निश हमने देखा था और इसमें से हमने जर्म लाइन स्टेम सेल निश को डिस्कस भी कर लिया था और बाकी सारे हम आगे डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। इंटेस्टाइनल स्टेम सेल निश कोलोन एपिथेलियल सेल आर रिन्यूड बाय डिवीजन ऑफ स्टेम सेल लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ इंटेस्टाइनल क्रिप्ट। कोलोन एपिथेलियल सेल जो होता है वो बार बार रिन्यूड होता रहता है क्योंकि इंटेस्टाइनल क्रिप्ट के बॉटम में स्टेम सेल लोकेटेड होते हैं और उन स्टेम सेल का डिवीजन होता है और उसकी वजह से कोलोन एपिथेलियल सेल रिन्यूड होता रहता है। द स्टेम सेल गिव राइज टू ए पॉपुलेशन ऑफ ट्रांजिट एम्पलीफाइंग सेल which occur about 2/3 of the crypt and undergo 3 to 4 division before differentiating into 3 type of surface epithelium: absorptive epithelium cell, goblet cells and enteroendocrine। स्टेम सेल डिवाइड होता है और एक पॉपुलेशन बनाता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिट एम्पलीफाइंग सेल। और ये 2/3 ऑफ क्रिप्ट में ट्रांजिट एम्पलीफाइंग सेल लोकेटेड होते हैं और ये 3 to 4 डिवीजन के बाद डिफरेंशिएट हो जाते हैं 3 तरह के सरफेस एपिथेलियम में: एब्जॉर्प्टिव एपिथेलियल सेल, गॉबलेट सेल एंड एंटेरोएंडोक्राइन सेल। तो यहाँ देखें हमारा स्टेम सेल है, ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? इंटेस्टाइनल क्रिप्ट के बॉटम में लोकेटेड होता है। और जब इसका डिवीजन होता है तो एक सेल्फ रिन्यूअल का प्रोसेस होता है, यहाँ पे एक अपने जैसा बनाता है। सेल्स हैं ये ट्रांजिट एम्पलीफाइंग सेल हैं और ये 2/3 ऑफ क्रिप्ट में लोकेटेड रहते हैं और ये 3 to 4 डिवीजन के बाद डिफरेंशिएट हो जाते हैं डिफरेंट सरफेस एपिथेलियम में। अब ये जो 3 तरह के जो सरफेस एपिथेलियम में ये डिफरेंशिएट होते हैं वो है एब्जॉर्प्टिव एपिथेलियल सेल, गॉबलेट सेल एंड एंटेरोएंडोक्राइन सेल्स। तो ये 3 तरीके के सरफेस एपिथेलियम है जिनमें ये डिफरेंशिएट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा सरफेस एपिथेलियल सेल होता है, ल्यूमेन का जो सरफेस एपिथेलियल सेल होता है, वो जो एपिथेलियल सेल होते हैं वो बार बार शेड होते रहते हैं ल्यूमेन में और न्यू वहाँ पे एपिथेलियल सेल, एब्जॉर्प्टिव एपिथेलियल सेल, गॉबलेट सेल एंड एंटेरोएंडोक्राइन सेल वहाँ पे आते रहते हैं और इस तरीके से इनका पूरा प्रोसेस चलता है। द सरफेस एपिथेलियल सेल कंटिन्यूसली अंडरगो एपोप्टोसिस एंड शेड इनटू द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। तो यहाँ का जो सरफेस एपिथेलियम होता है इनको रिन्यूअल की क्यों जरूरत होती है? क्योंकि ये एपोप्टोसिस के प्रोसेस में चला जाता है, इनका सेल डेथ हो जाता है और ये फिर ये जो सेल्स होते हैं इनका डेड सेल जो होते हैं ये इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में चले जाते हैं। अब यहाँ फिर से ट्रांजिट एम्पलीफाइंग सेल से सरफेस एपिथेलियम बन जाते हैं। तो ये ट्रांजिट एम्पलीफाइंग सेल को अराइज करने के लिए स्टेम सेल डिवाइड करता है, फिर ट्रांजिट एम्पलीफाइंग सेल बनते हैं और 3 to 4 डिवीजन के बाद ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं सरफेस एपिथेलियम में। अब ये सरफेस एपिथेलियम एब्जॉर्प्टिव एपिथेलियल सेल हो सकते हैं, गॉबलेट एंड एंटेरोएंडोक्राइन, ये तीनों में ही ये कन्वर्ट होते हैं और सरफेस एपिथेलियल को फॉर्म करते हैं। हेमोपोएटिक स्टेम सेल निश बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। ठीक, तो यहाँ देखें हेमोपोएटिक स्टेम सेल, इसका सेल्फ रिन्यूअल होता है, अपने जैसा एक सेल बनाता है और जो डॉटर सेल होते हैं या तो माइलॉइड प्रोजेनाइटर बनाते हैं या लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर। तो अगर ये माइलॉइड प्रोजेनाइटर बनाते हैं तो माइलॉइड से डेंड्राइटिक सेल का फॉर्मेशन होता है और इसी माइलॉइड प्रोजेनाइटर से ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनाइटर सेल्स बनते हैं। अब इस ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनाइटर सेल्स से मोनोसाइट का फॉर्मेशन होता है। मोनोसाइट जब टिश्यू में जाता है तो ये डिफरेंशिएट हो जाता है मैक्रोफेजेज में होता है। ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनाइटर सेल से न्यूट्रोफिल का फॉर्मेशन होता है, इस्नोफिल प्रोजेनाइटर से इस्नोफिल का फॉर्मेशन होता है, बेसोफिल प्रोजेनाइटर से बेसोफिल का फॉर्मेशन होता है और मेगा कैरियोसाइट जब फ्रैगमेंट में टूटता है तो ये प्लेटलेट का फॉर्मेशन करता है। और इरिथ्रोइड प्रोजेनाइटर, यहाँ देखें इरिथ्रोइड प्रोजेनाइटर भी बनते हैं इसी माइलॉइड प्रोजेनाइटर से और इससे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। और ये जो हेमोपोएटिक स्टेम सेल है ये लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर में भी चेंज हो सकता है। तो लिम्फॉइड में ये
इससे नेचुरल किलर सेल बन सकता है और इसी टी एंड बी सेल्स भी बनते हैं। तो ये टी सेल प्रोजेनाइटर है, टी सेल प्रोजेनाइटर से टी हेल्पर सेल एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल बनते हैं, एंड बी सेल प्रोजेनाइटर से बी सेल बनते हैं जो एंटीबॉडी को सीक्रेट करते हैं और हमारी डिफेंस में हेल्प करते हैं। डेंड्राइटिक सेल्स भी बनते हैं लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर से। तो डेंड्राइटिक सेल लिम्फॉइड एंड माइलॉइड दोनों ही प्रोजेनाइटर सेल से बनते हैं। अब हम यहाँ पॉइंट देख लेते हैं। ए कॉम्प्लेक्स कॉकटेल ऑफ पैराक्राइन फैक्टर इंक्लूडिंग WNTS, angiopoietin and stem cell factor combine with the cell surface signal from the notch and integrin to regulate the stem cell proliferation and differentiation। तो एक कॉम्प्लेक्स कॉकटेल होता है पैराक्राइन फैक्टर्स का, जिसमें इंक्लूडेड होता है WNTS, एंजियोपोइटिन, स्टेम सेल फैक्टर, और ये कंबाइन करते हैं सेल सरफेस सिग्नल से। अब ये सेल सरफेस सिग्नल में नॉच एंड इंटरग्रीन से कंबाइन करते हैं और रेगुलेट करते हैं स्टेम सेल के प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन को। नेक्स्ट पॉइंट है हार्मोनल सिग्नल एंड प्रेशर फ्रॉम द ब्लड वेसल एज वेल एज न्यूरोट्रांसमीटर्स फ्रॉम द एडजेसेंट एक्सॉन also help to regulate hematopoiesis। हार्मोनल सिग्नल्स और जो भी ब्लड वेसल है उनसे जो प्रेशर आता है और न्यूरोट्रांसमीटर जो एडजेसेंट एक्सॉन से सिक्रीट होते हैं, ये सारे ही हेल्प करते हैं हेमेटोपोइसिस के प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए। तो हेमेटोपोइसिस के प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए हार्मोनल सिग्नल, प्रेशर फ्रॉम द ब्लड वेसल एज वेल एज द न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द एडजेसेंट एक्सॉन, ये सारी चीजें मिलके हेमेटोपोइसिस के प्रोसेस को हेल्प करते हैं। हेमेटोपोइसिस क्या हुआ? ब्लड सेल का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं हेमेटोपोइसिस। mesenchymal stem cell niche originally found in the bone marrow, multipotent mesenchymal stem cell have been found in adult tissues such as fat, muscles, thymus, dental pulp as well as in the umbilical cord। तो mesenchymal stem cell niche की बात करें तो ये ओरिजिनली बोन मैरो में पाया जाता है और ये मल्टीपोटेंट mesenchymal stem cell niche होता है और ये एडल्ट टिश्यू में भी पाया जाता है। ओरिजिनली तो ये बोन मैरो में पाया जाता है, इसलिए इसको बोन मैरो डिराइव्ड mesenchymal stem cell भी बोलते हैं। मल्टीपोटेंट होता है, अगर पोटेंशियल की बात करें तो ये मल्टीपोटेंट होता है और ये फैट टिश्यू में भी पाया जाता है एडल्ट में, मसल्स, थाइमस, डेंटल पल्प और अम्बिलिकल कॉर्ड। तो यहाँ देखें mesenchymal stem cell से इसका सेल्फ रिन्यूअल भी हो सकता है और ये मायोसाइट, मसल्स, एडिपोसाइट, ओस्टियोब्लास्ट, न्यूरॉन्स एंड कॉन्ड्रोसाइट का फॉर्मेशन कर सकता है। तो mesenchymal stem cell से ये सारी सेल्स बन सकते हैं। The differentiation of mesenchymal stem cell is predicated on both paracrine factor and the cell matrix molecule in the stem cell niche। अब डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस जो होता है mesenchymal stem cell का, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, पैराक्राइन फैक्टर पे भी और सेल मैट्रिक्स मॉलिक्यूल पे भी। तो जो भी स्टेम सेल निश के अंदर पैराक्राइन फैक्टर एंड सेल मैट्रिक्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, उन दोनों पे ही जो mesenchymal stem cell का डिफ्रेंशिएशन डिपेंड करता है। सर्टेन सेल मैट्रिक्स कंपोनेंट स्पेशली लैमिनिन हैव बीन इम्प्लीकेटेड इन कीपिंग द mesenchymal stem cell in undifferentiated stemness। तो कुछ सर्टेन सेल मैट्रिक्स कंपोनेंट है जिससे स्पेशली अगर हम लैमिनिन की बात करें तो ये क्या करता है, mesenchymal stem cell को, MSCs को अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में मेंटेन करता है, स्टेम सेल की प्रॉपर्टी को मेंटेन करता है, स्टेमनेस की प्रॉपर्टी को मेंटेन करता है। सर्टेन पैराक्राइन फैक्टर अपीयर टू डायरेक्ट डेवलपमेंट इनटू स्पेसिफिक लीनिएज। कुछ जो सर्टेन पैराक्राइन फैक्टर्स होते हैं वो mesenchymal stem cell का डायरेक्ट डेवलपमेंट करवाते हैं स्पेसिफिक लीनिएज में। इन वन स्टडी प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर was critical for chondrogenesis and fat formation। तो एक स्टडी में पाया गया कि प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर जो होता है वो कॉन्ड्रोजेनेसिस के लिए और फैट फॉर्मेशन के लिए क्रिटिकल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब ये कॉन्ड्रोजेनेसिस क्या होता है, तो जो कार्टिलेज का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोजेनेसिस। TGF बीटा signaling was important for chondrogenesis
और TGF बीटा सिग्नलिंग इंपॉर्टेंट होता है कॉन्ड्रोजेनेसिस के लिए। TGF बीटा सिग्नलिंग भी इंपॉर्टेंट होता है कॉन्ड्रोजेनेसिस के लिए। तो कॉन्ड्रोजेनेसिस के लिए हमने दो फैक्टर देखा, एक तो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर एंड TGF बीटा सिग्नलिंग। एंड FGF सिग्नलिंग वाज क्रूशियल फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ MSC इनटू द बोन सेल। अब FGF जो सिग्नलिंग होता है वो मेसेंकाइमल स्टेम सेल को बोन सेल में डिफरेंशिएट करवाता है। मेसेंकाइमल स्टेम सेल को बोन सेल में डिफरेंशिएट करवाता है। होता है FGF सिग्नलिंग क्रूशियल होता है डिफरेंशिएशन के लिए। FGF सिग्नलिंग मेसेंकाइमल स्टेम सेल को बोन सेल में डिफरेंशिएट होने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। Mesenchymal stem cell have recently been linked to normal growth and repair condition in the human body. Mesenchymal stem cell जो होता है हमारे नॉर्मल ग्रोथ एंड रिपेयर कंडीशन से, जो रिपेयर कंडीशन होता है उससे भी लिंक्ड होता है। ये रिसेंटली देखा गया है कि mesenchymal stem cell हमारे नॉर्मल ग्रोथ एंड रिपेयर कंडीशन जो होता है, रिपेयर का प्रोसेस होता है बॉडी में, उससे भी लिंक्ड होता है। इंडीड वन प्रीमेच्योर एजिंग सिंड्रोम हचिंसन-गिलफोर्ड प्रोजेरिया appear to be caused by the inability of the MSCs mesenchymal stem cell to differentiate into certain cell types such as fat cell। तो एक प्रीमेच्योर एजिंग सिंड्रोम की बात करें जैसे कि हचिंसन-गिलफोर्ड प्रोजेरिया है, तो ये इस वजह से होता है क्योंकि जो MSCs होता है, मेसेंकाइमल स्टेम सेल होता है, वो फैट सेल में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, फैट सेल में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, इसकी वजह से हो जाता एजिंग सिंड्रोम कॉज होता है। दिस फाइंडिंग लेड टू द स्पेकुलेशन दैट द लॉस ऑफ MSC's ability to differentiate may be a component of normal aging syndrome। तो ये जो फाइंडिंग हुआ कि जो MSC अगर डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है फैट सेल में, तो एक प्रीमेच्योर एजिंग सिंड्रोम होता है हमें हचिंसन-गिलफोर्ड प्रोजेरिया। तो इस जो फाइंडिंग है, ये जो स्पेकुलेशन है, इससे पता चला कि अगर मेसेंकाइमल स्टेम सेल की एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंशिएट करता है, वो नॉर्मल एजिंग सिंड्रोम जो हमारा नॉर्मल एजिंग होता है उसका भी एक कंपोनेंट हो सकता है। हो सकता है कि एज विद द इंक्रीजिंग एज जो मेसेंकाइमल स्टेम सेल है वो उसकी जो डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी है वो लॉस हो जाए, और जब लॉस होता है तो वो सर्टेन सेल टाइप जैसे फैट सेल में डिफरेंशिएट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से एजिंग आ जाता है, एजिंग अर्ली होता है। मोरओवर MSC may work in other way than differentiating into needed cell type. They may produce paracrine factor that add other more specific stem cell to divide and repair tissue. MSC सिर्फ नीडेड सेल टाइप में ही डिफरेंशिएट होके वर्क नहीं करता, बल्कि वो दूसरे वे में भी वर्क कर सकता है। या तो MSC पैराक्राइन कुछ पैराक्राइन फैक्टर प्रोड्यूस कर सकता है जो दूसरे प्रोसेस को हेल्प करते हैं, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक स्टेम सेल को डिवाइड करवाते हैं और टिश्यू रिपेयर का प्रोसेस करवाते हैं। तो MSC जो है या तो वो नीडेड सेल टाइप में डिफरेंशिएट हो सकता है या वो उससे हटके भी काम कर सकता है, या हो सकता है वो पैराक्राइन फैक्टर सिक्रीट करे जिसकी वजह से कुछ स्पेसिफिक स्टेम सेल जो है डिवाइड करें और रिपेयर टिश्यू जो है रिपेयर हो और टिश्यू रिपेयरिंग का काम हो। तो यहाँ पे इस टॉपिक को हम स्टॉप कर रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेसन में इसी टॉपिक को, स्टेम सेल निश को। थैंक यू।